हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 9 अप्रैल 2023 की वीडियो आज देखेंगे। मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपलोड होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आता हूं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आता है। आप नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो डेली बिहार करंट अफेयर्स सारे 6 पेपरों का निचोड़ आता है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में कितने विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत यह घोषणा की गई थी कि हर खेत सिंचाई योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसके तहत दोस्तों 2022 में लगभग 96,000 कनेक्शन दिए गए हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में 96,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, जिसके कारण राज्य में खेती के लिए बिजली कनेक्शन की संख्या बढ़कर 3,62,000 हो चुकी है। खेती तक बिजली पहुंचाने के लिए 291 पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं। 1354 कृषि डेडिकेटेड फीडर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। राज्य में कृषि विद्युत संबंध योजना सितंबर 2020 में शुरू हुई थी। इसके तहत राज्य के किसानों को खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करने के लिए नए विद्युत कनेक्शन दिए जाने हैं। राज्य में कृषि रोड मैप के अनुसार करीब 7 लाख निजी मोटर पंपों का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो अभी और 3 लाख कनेक्शन बाकी हैं देने के लिए। तो बिहार के कृषि मंत्री जो है कुमार सर्वजीत हैं। और बिहार के ऊर्जा मंत्री की बात की जाए तो दोस्तों वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का कितना लंबा पुल बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का 6.92 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। अप्रोच सहित 6.92 किलोमीटर लंबाई है। सिर्फ पुल की लंबाई की बात करें तो 4.55 किलोमीटर है। पुल की कुल लागत 2635 करोड़ होगी और इसको 42 माह में तैयार कर लिया जाएगा। तो जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन का लंबा पुल बनाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। देखिए दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में जो है पूरे भारत भर में बिहार का समस्तीपुर जिला अव्वल आया है। दूसरे नंबर पर शेखपुरा है, तीसरे नंबर पर सुपौल है और चौथे नंबर पर बांका है दोस्तों। ठीक है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है कि बिहार का कोई ग्रामीण जिला शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सबसे आगे 4 जिले हैं: समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। बिहार सरकार ने किस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। देखिए दोस्तों, पहले मैट्रिक का अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो सरकार 10,000 रुपये की राशि देती है। तो उस प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन भरना होता था, लेकिन सरकार ने उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। सरकार ने कहा कि जो लोग फर्स्ट आएंगे, जो भी बच्चे प्रथम श्रेणी में पास होंगे, तो उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा। अब फॉर्म भरने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ठीक है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन की अनिवार्यता समाप्त करते हुए प्रोत्साहन राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजेगी। मैट्रिक प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार प्रथम श्रेणी में पास करने वाले उम्मीदवार को 10-10 हजार की राशि देती है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। इसके भवन समेत अन्य संसाधनों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। फिर उसके स्वस्थ होने पर जंगल या आदिवासी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। बता दें कि इस अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही इलाज किया जाएगा। जंगल में बीमार या दुर्घटना में घायल हुए वन्य जीव को वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर अस्पताल लेकर आएगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाएगा। यहाँ उसका समुचित इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर भारत के बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाख की चूड़ियों, शहद, आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है।
बिहार के जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी धान को जीआई टैग मिल चुका है। अब शाही लीची को भी 2018 में जीआई टैग मिल गया है। 2017 में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ है। अपने उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिए मुजफ्फरपुर देश विदेश में स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल का राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है। यहाँ के कुछ प्रमुख तीर्थ पर्यटनीय स्थल हैं, जिसमें बसोकुंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बनी के निकट बसोकुंड में लिच्छवी कुल में हुआ था। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। यह अहिंसा एवं प्राकृतिक शिक्षा संस्थान भी है। जुब्बा साहनी पार्क, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था। बाद में पकड़े जाने पर उन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। जिले की इस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में बनाया गया पार्क दर्शनीय है, जिसका नाम जुब्बा साहनी पार्क है। बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के शिव मंदिर को देवघर के समान आदर प्राप्त है। सावन के महीने में यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बिहार के किस व्यक्ति को एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी को एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य चुना गया है। मधुबनी के चैनपुर के बसैठ निवासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी को एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य चुना गया है। डॉक्टर चौधरी एक शिक्षाविद हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। देखिए दोस्तों, मधुबनी के रहने वाले हैं डॉक्टर संत कुमार सिंह, उनके बारे में जान लीजिए। मधुबनी के बारे में, मधुबनी भारत के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत एक जिला है। दरभंगा एवं मधुबनी को मिथिला संस्कृति की द्विध्रुव माना जाता है। मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग और मखाना की पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। इस जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल जैसे क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी और मिथिला पेंटिंग के सम्मान को बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर निःशुल्क मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सराबोर किया है। मधुबनी मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, मखाना आदि है। भारत में मखाना का कुल उत्पादन का 80% मधुबनी में होता है। बिहार के कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का स्टडी सेंटर खोला जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बॉस का स्टडी सेंटर 9,256 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोला जाएगा। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड को शॉर्ट में बी बॉस कहा जाता है। यह बिहार सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त मुक्त बोर्ड है। ठीक है। इस संस्थान को 2011 में मान्यता मिली। बी बॉस 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराता है। मुख्यतः गरीब बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इस ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। जो अत्यधिक फीस नहीं दे सकते या रेगुलर कोर्स के लिए समय नहीं दे सकते, वे सभी छात्र ओपन स्कूल के से पढ़ाई कर सकते हैं। ओपन स्कूल से स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं, जिससे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मुख्य परीक्षा बिहार के सभी जिलों के मुख्यालय के अंदर बोर्ड द्वारा बनाए गए परीक्षा केंद्र में आयोजित होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सिर्फ आपको स्टडी सेंटर जाने की जरूरत होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले 70 वर्षीय नर्मदानंद ने 52 शक्तिपीठों की पैदल यात्रा करते हुए 6500 किलोमीटर की दूरी की है? तो दोस्तों, ये सुपौल के रहने वाले हैं नर्मदानंद। इन्होंने 52 शक्तिपीठों की पैदल यात्रा करते हुए 6500 किलोमीटर की दूरी तय की है। सुपौल जिले के रहने वाले हैं। सुपौल जिला वर्तमान सहरसा जिले से 14 मार्च 1991 में विभाजित होकर अस्तित्व में आया। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर सुपौल जिला स्थित है। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से यह काफ़ी समृद्ध जिला है। नेपाल से करीब होने के कारण यह सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार यह कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। वीरपुर, त्रिवेणीगंज, निर्मली, सुपौल आदि इसके अनुमंडल हैं। पर्यटन स्थलों में सुपौल के समीप सुखपुर में तिल्हेश्वर नाथ महादेव मंदिर, हरदी में वन दुर्गा, संत मनु बाबा मंदिर, गणपतगंज का विष्णु मंदिर, धरहरा का भीमा शंकर महादेव मंदिर, वीरपुर में कौसी बैराज,
ललितेश्वर नाथ मंदिर बलुआ बाजार में, अनंत विष्णु मंदिर नाथपट्टी तुलसी पट्टी में, हुलास का दुर्गा महादेव मंदिर, तिनतोलिया का दुर्गा स्थान, प्रतापगढ़ दुर्गा स्थान आदि प्रमुख है। उदित नारायण जो बहुत बड़े गीतकार है, उनका जन्म स्थल वायसी बायसी के काली मंदिर विख्यात है। धान गेहूं मक्का मूंग पटसन केला आदि पैदावार की जाती है सुपौल जिले में। विश्व विख्यात बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा का नौनिहाल बायसी गांव में पड़ता है, जो सुपौल जिला में ही है। उनका जन्म स्थान भी है वो। सुपौल जिला लोक गायिका शारदा सिन्हा। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जैसे कई विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में मशहूर है सुपौल जिला। ललित बाबू के पिता श्री राजेंद्र मिश्र भी स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। यहीं के बायसी ग्राम में जन्मे उदित नारायण झा बॉलीवुड के संगीत जगत में छाए हुए हैं। बिहार राज्य के 8,067 ग्राम पंचायतों के 1,09,036 वार्डों में से, ठीक है, बिहार में 8,067 ग्राम पंचायत है दोस्तों, और उनमें 1,09,634 वार्डों में हर ग्राम पंचायत के 4-4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लगाने का लक्ष्य 31 मई 2023 तक रखा गया था। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना कब शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना शुरू की गई थी। सोलर लाइट स्ट्रीट योजना, इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के 4-4 वार्डों में जो है सोलर स्ट्रीट लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसकी स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, मात्र 31 मार्च 2023 तक 3,22,000 सोलर स्ट्रीट लगाने थे। इसके विरुद्ध केवल 8,529 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। कुछ जिलों की हालत सबसे खराब है, जिसमें अरवल, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, जो सारण जिला, यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट अभी तक लगाया नहीं जा सका है। बिहार बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कौन से भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच बिहार आए हैं देने? तो दोस्तों ये पुलेला गोपीचंद हैं। पुलेला गोपीचंद जो वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच हैं। पुलेला गोपीचंद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतिभा खोज सब प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पटना पहुंचे हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच एवं पूर्व ओलंपियन पुलेला गोपीचंद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने बिहार की नई खेल नीति और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को लेकर तेजस्वी यादव को खूब सराहा है। पुलेला गोपीचंद साल 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। अपने खेलों के दिनों के बाद प्रशिक्षण बनकर गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की, जिससे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साई प्रणीत, पी कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत जैसे कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षित हुए हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद शनिवार को पटना पहुंचे हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पुलेला गोपीचंद वर्तमान में भारत के बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच है। एक खिलाड़ी और कोच के रूप में अपने शानदार करियर के दौरान गोपीचंद को 1999 में अर्जुन पुरस्कार, साल 2001 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, साल 2005 में पद्मश्री, साल 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2014 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पुलेला गोपीचंद का जन्म 16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नगंदल्ला में हुआ था। एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमाल परवेज को हम का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने उनको यह जिम्मेदारी सौंपी है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार राज्य की राजनीतिक पार्टी है। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इसका गठन 8 मई 2015 को हुआ था। संतोष कुमार सुमन बिहार के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो वर्तमान में बिहार सरकार में लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण मंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बड़े बेटे हैं। स्तन कैंसर के खतरे का पता लगाने में मददगार डीप लर्निंग मॉडल को कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है दोस्तों? तो स्तन कैंसर के खतरे का पता लगाने के लिए मददगार डीप लर्निंग मॉडल को ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रशिक्षण डेटा से डीप लर्निंग स्तन के कैंसर का पता लगाना आसान बन जाएगा। शोधकर्ताओं ने एक नया डीप लर्निंग मॉडल विकसित किया है, जिससे स्तन के घनत्व का अनुमान लगाकर कैंसर के खतरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रशिक्षण डेटा से स्वतः विश्लेषण करने की क्षमता डीप लर्निंग के माध्यम से स्तन के घनत्व का पता लगाना आसान बना देगी। डीप लर्निंग में कंप्यूटरीकृत मॉडल तस्वीरों, शब्दों, वाक्यों और आवाज के आधार पर वर्गीकरण और विश्लेषण करने की क्षमता है। स्तन का घनत्व स्तन के भीतर मौजूद फाइब्रोग्लाउंडर ऊतकों के अनुपात से तय होता है और स्तन कैंसर के खतरे का पता लगाने के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है।
पृथ्वी की स्वच्छता प्रक्रिया तंत्र के बारे में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पता लगाया? देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है खुद को साफ करती है, ठीक है। तो इस तंत्र के बारे में जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान को किस राज्य में दुर्लभ भूतत्व की मौजूदगी का पता चला है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान को आंध्र प्रदेश में दुर्लभ भूतत्व की मौजूदगी का पता चला है। सीएसआईआर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार खोजा है। इन तत्वों का सबसे अधिक इस्तेमाल सेलफोन, टीवी और कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल तक में होता है। वैज्ञानिक साइनाइड जैसी गैर पारंपरिक चट्टानों के लिए सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उन्हें लेंथेनाइट सीरीज में यह खनिज मिले। वैज्ञानिकों को मिले इन तत्वों में एलानाइट, सीरिएट्स, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, यूक्सेनाइट और फ्लोराइट शामिल हैं, जिसमें रेडियो तत्व मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। भारत के ऊंची कूद के किस एथलीट ने अमेरिका के एरिजोना में आयोजित जिम क्लिक शूटआउट टूर्नामेंट डेकाथलन रजत पदक जीता है? तो तेजस्विन शंकर है, जिन्होंने दोस्तों अमेरिका के एरिजोना में आयोजित जिम क्लिक शूटआउट टूर्नामेंट डेकाथलन रजत पदक जीता है। 30 अप्रैल से 14 मई तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाले पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारत की अगुवाई कौन कौन करेंगे? तो शिव थापा और दीपक भोरिया जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाले पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अगुवाई करेंगे। 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता शिव थापा और 2019 एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक भोरिया आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान 30 अप्रैल से 14 मई तक बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है। अजय सिंह ने कहा है कि पुरुषों की टीम बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। किस राज्य में स्थित वासी अदालत देश की पहली कागज रहित डिजिटल अदालत बनी है? तो महाराष्ट्र के नवीन मुंबई में स्थित वासी अदालत देश की पहली कागज रहित डिजिटल अदालत बन गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चीन तथा पाकिस्तान की नेवी सेनाओं से भारत को सतर्क रहते हुए अपनी सेनाओं को मजबूत करने हेतु अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस को भेजी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। देखिए दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने बताया है कि चीन की नौसेना हमसे कहीं बड़ी है और चीन जो है पाकिस्तान के नौसेना को भी अच्छा बनाने के लिए उसकी सहायता कर रहा है। तो इन दोनों देशों से भारत की नौसेनाओं को खतरा है और हमारी नौसेनाओं को और भी अधिक डिजिटल तकनीक से लैस तथा डिजिटल हथियारों से नई नई तकनीकी हथियारों से लैस होना चाहिए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख मार्शल वी आर चौधरी है, विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल आर हरि कुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों का नया आंकड़ा जारी कर दिया है। इस नए आंकड़े के अनुसार साल 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए दोस्तों, 3167 जो है देश में बाघों की संख्या हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों का नया आंकड़ा जारी कर दिया है। इस नए आंकड़े के अनुसार साल 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। पहले यह आंकड़ा 2967 का था। इस तरह देश में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर भारत है। देश में शेरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साल 2015 में देश में 525 शेर थे और 2020 में बढ़कर 675 हो गए हैं। ठीक है, तेंदुओं की संख्या में भी बीते 4 सालों में 60% का उछाल आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण समय के साक्षी बन रहे हैं जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत ने देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया बल्कि उन्हें एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जिससे वह फल फूल सके। हमारे पास दुनिया भर की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है, लेकिन वैश्विक विविधता में हमारा हिस्सा 8% है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में बाघों के संरक्षण की शुरुआत साल 1973 में 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के साथ हुई थी। आज इनकी संख्या 53 टाइगर रिजर्व तक पहुंच गई है। इनमें से 23 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। बता दें कि साल 1973 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। 1 अप्रैल को इस प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। उसी समय दुनिया के 75% भाग भारत में निवास कर रहे हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वह उनके बारे में कुछ और न्यूज़ जान लीजिए करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड कैथेड्रल कैथोलिक चर्च गए। वहाँ ईस्टर की प्रेयर में शामिल होने के बाद पीएम मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल हुए, जहां कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। तमिलनाडु के इसके साथ साथ रविवार को हमारे पीएम मोदी तमिलनाडु की यात्रा पर भी गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से वो मिले गर्मजोशी के साथ, और चेन्नई हवाई अड्डे पर उन्होंने एक नई टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है पीएम मोदी ने। इसके साथ साथ वो तमिलनाडु में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, जिसको ऑस्कर 2023 में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, इस बड़ी जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को बधाई भी दी थी। अब पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्पर्स के मुख्य कलाकारों से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर दंपति बोमन और बेल्ली से मुलाकात की कई फोटोज पोस्ट की गई है। भारत के किस सुरक्षा बल पर सरकार ने जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शू पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत के रेलवे सुरक्षा बल पर जो है सरकार ने जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शू पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है सुरक्षा कारणों से। भारत के रेल मंत्री सह संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ अनिल कुमार लाहौटी हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी के परपोते सीआर केशवन भाजपा में शनिवार को शामिल हो गए। गौरतलब है कि सीआर केशवन ने फरवरी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के शीर्ष चंद बनर्जी की अध्यक्षता में नियुक्ति की थी। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। किस देश की विदेश मामलों की प्रथम उप मंत्री एमीन झापरवा 9 से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेगी? देखिए दोस्तों, जो यूक्रेन है वो भारत से उसके जो रूस पर आक्रमण कर रहा है उसमें समर्थन चाहता है। 4 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत भी की थी। जो तो भारत का सहयोग लेने के लिए बार बार यूक्रेन भारत से मित्रता चाह रहा है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी है। दूसरे स्थान पर रोहिका साइरस मिस्त्री हैं। तीसरे स्थान पर रेखा झुनझुनवाला है। चौथे स्थान पर विनोद राय गुप्ता हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी शामिल रही और उन्होंने वहां पर महिला सुरक्षा के लिए भरोसा ऐप लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। किस देश ने ई स्कूटर पर 1 सितंबर 2023 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, फ्रांस ने ई स्कूटर पर 1 सितंबर 2023 से प्रतिबंध लगा दिया है, लगाने की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्री फ्लोटिंग स्कूटर्स का चलन दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। पेरिस जैसे देशों में इन स्कूटर्स को किराए पर भी दिया जाता है। अब इन स्कूटर्स के चलते होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, यह रहा 9 अप्रैल 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है आपको। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।